नमस्कार। आज हम भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े पर बात करने वाले हैं। जी। जुलाई 2025 में जो रिटेल इन्फ्लेशन है, यानी महंगाई दर, वो गिरकर सिर्फ 1.55% रह गई। हाँ, 1.55%। ये पिछले 8 सालों में सबसे कम है। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये चर्चा खासतौर पर जो यूपीएससी या इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी काम की होगी। हम सिर्फ आंकड़े नहीं देखेंगे, बल्कि उनके पीछे की बातें, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, वो सब समझेंगे। हाँ, और ये आंकड़े आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से, यानी मॉस्पी से। सही। तो 1.55% ये वाकई में बहुत कम है। तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि ये रिटेल इन्फ्लेशन या खुदरा मुद्रास्फीति होती क्या है, आसान शब्दों में। हाँ, जरूर। देखिए, रिटेल इन्फ्लेशन का सीधा मतलब है वो रेट जिससे हम और आप, मतलब आम परिवार, जो रोजाना की चीजें खरीदते हैं या सेवाएं इस्तेमाल करते हैं, उनकी कीमतें बढ़ रही हैं। जैसे एक बास्केट, ठीक है। उसमें वो सारी चीजें और सर्विसेज डाल दी जो एक औसत परिवार इस्तेमाल करता है। सीपीआई बस ये देखता है कि समय के साथ इस पूरी टोकरी की कीमत कितनी बदली है। अच्छा, और ये जरूरी क्यों है, मतलब आरबीआई वगैरह के लिए? बहुत जरूरी है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी तय करने के लिए, जैसे ब्याज दरें क्या होंगी, वो इसी सीपीआई इन्फ्लेशन को मेनली देखता है। हाँ, वो डब्ल्यूपीआई से अलग होता है शायद, होलसेल प्राइस इंडेक्स। जी बिल्कुल। डब्ल्यूपीआई यानी थोक महंगाई, वो सिर्फ गुड्स, मतलब सामानों की कीमतों को देखता है, वो भी थोक लेवल पर। सीपीआई रिटेल लेवल पर देखता है, और इसमें सर्विसेज भी शामिल होती हैं जो डब्ल्यूपीआई में नहीं होती। समझ गया। तो जुलाई 2025 का सीपीआई रहा 1.55%। जैसे हमने कहा, 8 साल का सबसे निचला स्तर, और शायद ये जो मौजूदा सीपीआई सीरीज है उसमें दूसरा सबसे कम। हाँ बिल्कुल। जून 2017 में 1.46% था, उसके बाद ये सबसे कम है। और ये भी अहम है कि जनवरी 2019 के बाद पहली बार इन्फ्लेशन आरबीआई के टारगेट रेंज, जो 2 से 6% का है, उससे नीचे गिरा है। ओह, मतलब कीमतें बहुत ही धीरे बढ़ी या शायद कुछ गिरी भी। तो इसके पीछे कारण क्या रहे हैं? इतना नीचे कैसे आ गया ये आंकड़ा? सबसे बड़ा फैक्टर रहा फूड इन्फ्लेशन, यानी खाने पीने की चीजों की महंगाई। वो असल में नेगेटिव में चली गई, -1.76%। नेगेटिव? मतलब 1 साल पहले से कीमतें कम हो गई? जी हाँ, औसतन खाने पीने की चीजें जुलाई 2024 के मुकाबले जुलाई 2025 में सस्ती थीं। वाह, इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था? मतलब कौन सी चीजें सस्ती हुई? सबसे ज्यादा असर डाला सब्जियों ने। वेजिटेबल प्राइसेस साल दर साल लगभग 20.69% गिरी। ये करीब 4 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। बाप रे, 20% से ज्यादा। हाँ, और इसके साथ एक और चीज थी जिसे फेवरेबल बेस इफेक्ट कहते हैं। हाँ, ये बेस इफेक्ट क्या होता है, जरा समझाएंगे? बेस इफेक्ट मतलब हम तुलना किससे कर रहे हैं। पिछले साल जुलाई 2024 में खाने पीने की चीजों, खासकर सब्जियों की कीमतें बहुत ज्यादा थीं। तो उस ऊंचे बेस के मुकाबले जब हम इस साल की कीमतों को देखते हैं तो बढ़ोतरी बहुत कम दिखती है, या फिर गिरावट ज्यादा नजर आती है। अच्छा, तो पिछले साल महंगाई ज्यादा थी इसलिए इस साल कम लग रही है। एक हद तक हाँ, ये भी एक कारण है। ठीक है, ये तो हुई साल दर साल की बात। लेकिन अगर हम सिर्फ पिछले महीने से तुलना करें, मतलब जून 2025 से जुलाई 2025 में क्या हुआ? हाँ, ये एक दिलचस्प पॉइंट है। यहाँ थोड़ा विरोधाभास दिखता है। जहाँ साल दर साल कीमतें गिरी, वहीं महीने दर महीने, यानी जून के मुकाबले जुलाई में फूड आइटम्स की कीमतें असल में 2% बढ़ गईं। अरे, ऐसा क्यों? ये बढ़ोतरी मेनली हुई सब्जियों की वजह से, जो महीने दर महीने 11.6% बढ़ी। फलों के दाम भी 2.8% बढ़े, खाने का तेल 2% और अंडे करीब 1.8%। तो मतलब शॉर्ट टर्म में तो कीमतें बढ़ रही हैं, ये गिरावट फिर टिकाऊ है या नहीं? यही सवाल है। ये मंथली ट्रेंड दिखाता है कि शायद कीमतों पर दबाव बना हुआ है। हो सकता है ये सालाना गिरावट अस्थायी हो। खाने के अलावा दूसरी चीजों में ज्यादा बदलाव नहीं था महीने दर महीने। कपड़े जूते 0.2% ऊपर, घर किराया 0.5% ऊपर, फ्यूल थोड़ा सा नीचे -0.1%। अच्छा, अब जरा गांव और शहर का फर्क देखते हैं। रूरल और अर्बन इन्फ्लेशन में क्या रहा? रूरल इन्फ्लेशन यानी ग्रामीण महंगाई, वो तो रिकॉर्ड निचले स्तर 1.18% पर पहुंच गई। सिर्फ 1.18%? जी, जबकि शहरी महंगाई 2.05% रही। ये भी काफी कम है, रिकॉर्ड के करीब ही है। गांव में इतनी कम महंगाई का क्या मतलब समझें? ये शायद दिखाता है कि गांव में सप्लाई अच्छी है,
खेती की वजह से, और शायद डिमांड का प्रेशर अभी उतना नहीं है। हालांकि अच्छी बारिश से रूरल डिमांड सुधर रही है, जो अच्छी बात है, क्योंकि भारत की जीडीपी में करीब 47% हिस्सा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का है। हाँ, ये तो महत्वपूर्ण है। और शहरों में? शहरों में इन्फ्लेशन थोड़ा ज्यादा है, 2.05%, लेकिन ग्रोथ अभी भी थोड़ी, कह सकते हैं, सुस्त है गांव के मुकाबले। ठीक है, अब आते हैं कोर इन्फ्लेशन पर। ये क्या होता है और इसकी क्या कहानी है? कोर इन्फ्लेशन मतलब हम टोटल इन्फ्लेशन में से खाने पीने की चीजों और फ्यूल, जिनकी कीमतें बहुत घटती बढ़ती हैं, उनको हटा देते हैं। अच्छा, ताकि जो अंदरूनी महंगाई का ट्रेंड है वो पता चले। बिल्कुल। तो कोर इन्फ्लेशन जून में 4.4% था, वो जुलाई में थोड़ा कम होकर 4.1% पर आ गया। ये भी कम हुआ, क्यों? ये मुख्य रूप से हुआ शिक्षा और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, मतलब जो हम रोजमर्रा में साबुन शैम्पू वगैरह इस्तेमाल करते, उनकी कीमतों में थोड़ी धीमी बढ़ोतरी के कारण। लेकिन सोने की कीमतें तो काफी बढ़ रही थीं। हाँ, सोने का अभी भी बड़ा हाथ है इन्फ्लेशन में। साल दर साल देखें तो गोल्ड प्राइसेस अभी भी 36% ऊपर हैं। बाप रे, 36%? जी, लेकिन महीने दर महीने इसकी रफ्तार थोड़ी कम हुई है। जून में ये 2.5% बढ़ा था महीने के हिसाब से, जुलाई में सिर्फ 0.3% बढ़ा। अच्छा, तो ये सारी बातें हो गईं, आंकड़े, कारण, ट्रेंड्स। अब इसका निचोड़ क्या निकालें, खासकर हमारे उन साथियों के लिए जो यूपीएससी या इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं? इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? हाँ, इसके कई मतलब निकलते हैं। पहला, आरबीआई के लिए इन्फ्लेशन का टारगेट से इतना नीचे जाना आरबीआई पर दबाव डाल सकता है कि वो ब्याज दरें घटाएं या कम से कम अपना जो नरम रुख है उससे बनाए रखे। यानी लोन सस्ते हो सकते हैं। संभावना बनती है। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ मिली-जुली तस्वीर है। ग्रामीण इकोनॉमी उभर रही है, पर शहरी डिमांड थोड़ी कमजोर है। सवाल ये है कि क्या ये कम महंगाई डिमांड को वाकई बूस्ट देगी? ये देखना होगा। और आम आदमी के लिए? आम आदमी के लिए, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के लिए, ये राहत की बात है। जब खाने पीने की चीजें सस्ती होती हैं तो जेब पर बोझ कम होता है, उनकी खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर बढ़ती है। ये तो अच्छी बातें हुई, लेकिन जैसा आपने पहले इशारा किया था, वो महीने दर महीने वाली बढ़ोतरी, क्या ये 1.55% का लेवल टिकाऊ है? यही मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, कह सकते हैं। क्या ये वाकई स्टेबिलिटी आ गई है, या ये सिर्फ एक अस्थायी फेज है जो बेस इफेक्ट और सब्जियों की वजह से है? क्योंकि मंथली फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कोर इन्फ्लेशन अभी भी 4% से ऊपर है। हाँ, कहीं ये इकोनॉमी में किसी गहरी सुस्ती का संकेत तो नहीं, या सिर्फ एक वक्ती राहत? बिल्कुल, ये अभी कहना मुश्किल है। आगे के आंकड़े ही बताएंगे कि ऊंट किस करवट बैठता है। तो ये एक सवाल है जिस पर सोचना होगा, क्या ये राहत आगे भी जारी रहेगी? इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।